राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि बिजली, जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर 100 यूनिट बिल्कुल फ्री है और 200 यूनिट पर भी कई सारी रियायतें दी जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान सरकार में इसमें ऊर्जा सलाहकार ए.के. गुप्ता जी, से समझते हैं कि क्या है पूरी योजना। लोगों के मन में लगातार सवाल आते हैं कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन है वो महंगा नहीं है, सस्ता है, लेकिन जो दिया जा रहा है वो महंगा है। इन तमाम सारे सवालों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे समझते हैं क्या है पूरी योजना। सर, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है जो राजस्थान लगातार चर्चा में है कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। क्या है पूरी, एक लगातार हम लोग विज्ञापन भी देख रहे हैं, लेकिन आप ज़रा समझाएं कि क्या है पूरी इसकी कहानी। इस इसमें अभी जो विधानसभा सत्र था और उसमें जो घोषणा की गई थी, उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने ये राहत दी थी छोटे उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ताओं को, कि 100 यूनिट यानी 100 यूनिट तक यदि उनका बिल है तो वो माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद में इस पर कितना पैसा खर्च होगा, क्या होगा, ये सरकार के स्तर पर इसको फाइनल किया जा कर के अभी ये जो डायरेक्शंस आए हैं उसके हिसाब से ये है कि इसमें 100 यूनिट की राहत सभी को दी गई है, चाहे वो छोटे उपभोक्ता हों, चाहे वो बड़े उपभोक्ता हों या मीडियम उपभोक्ता हों। अब छोटे, मीडियम और बड़े को अपन इस तरीके से उसमें कैटेगराइज़ किया है कि छोटे वाले तो हैं वो जिनके कि मासिक उपभोग 100 यूनिट तक ही है, 100 यूनिट से ज़्यादा नहीं है। मध्यम वाले आप यूँ समझ सकते हैं कि जिनका उपभोग 100 से तो ऊपर है परंतु 200 यूनिट तक की है, और बाकी के सब फिर उसमें आ जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के हिसाब से अभी जो डायरेक्शंस आए हैं उनसे बिलिंग शुरू कर दी गई है। अब इसमें भ्रम नहीं हो लोगों को, तो ये बताया भी गया है, मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने प्रेस रिलीज़ किया था, ट्विटर पे भी दिया, और वो उन्होंने कहा भी है प्रेस में आकर के। उसके हिसाब से भी और जो हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसके हिसाब से भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे जो लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको ये पता लगे कि यदि मेरा मासिक बिल यदि 100 यूनिट के अंदर ही अंदर रहता है, यानी मेरा उपभोग जो है 100 यूनिट के अंदर अंदर है, तो उसको जितना भी बिल बनेगा किसी भी प्रकार के चार्जेज उससे नहीं लिए जाएंगे। अब इसमें इन चार्जेस में क्या होता है, एक तो बिजली का पर यूनिट चार्ज होता है, आप जानते होंगे। दूसरा होता है फिक्स चार्जेस जो मंथली हर कनेक्शन के लिए लगता है। तीसरा है जो शहरी क्षेत्र है तो अर्बन सेस लगता है उसमें। और फ्यूल सरचार्ज, यदि कोई ड्यू हो गया है तो वो फ्यूल सरचार्ज है, वो हर बार उतना ही लगेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो 100 यूनिट तक तो उसको शून्य का बिल आएगा, उसको कोई पैसा कहीं नहीं देना है। दूसरे आ गए वो उपभोक्ता जिनका कि 100 से तो ऊपर है पर 200 के अंदर है, तो उनको क्या होगा कि जो 100 यूनिट का विद्युत शुल्क है, मतलब जो विद्युत शुल्क का मतलब ये है कि जो एनर्जी चार्जेस हैं जो पर यूनिट रेट के हिसाब से बनते हैं वो तो फ्री हैं उनको 100 यूनिट के। और उसके बाद में जो जितने भी दूसरे चार्जेस, सर चार्जेस, फिक्स चार्जेस, ये जो हैं वो सब उनको माफ़ किए गए हैं और उनसे केवल एनर्जी चार्जेस ही लिए जाएंगे और कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तीसरे केस में वो हैं जो 200 यूनिट से यूपर जिनका मासिक उपभोग होता है, उन लोगों के सिर्फ 100 यूनिट के जो विद्युत चार्जेज हैं, यूनिट चार्जेज हैं, वो उनके फ्री हैं, बाकी के सारे पैसे लिए जाएंगे। यानी कि 100 से 200 और 200 से ऊपर जो भी स्लैब है उसके हिसाब से उनकी बिलिंग होगी। और शुरू के 100 यूनिट जो हैं जो करीब करीब 562 रुपये पड़ते हैं वो उनको फ्री हो जाएंगे, ये उसमें रहेगा, बाकी का कोई चार्जेस उनका फ्री नहीं है। तो इस प्रकार से ये 3 कैटेगरी में डोमेस्टिक कनेक्शंस के रहेंगे। और जहाँ 2 महीने में एक बार बिलिंग हो रही है तो वहाँ वो पहले 200 यूनिट के हिसाब से गणना होगी और फ्री उसी हिसाब से होंगे। एक बड़ा सवाल ये सबके मन में है कि अगर मान लीजिए जिसने महंगाई राहत कैंप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और वो भुगता है, तो उसके लिए क्या रहेगा? वो कभी भी अब नंबर 1 तो ये है कि पहले जो इससे पहले ये राजस्थान सरकार ये इस तरह की योजनाएं जो कम आय वाले व्यक्ति हैं उनके लिए पहले से चलाती चली आई है। और बीपीएल तो टैरिफ से ही चला आ रहा है, वो तो टैरिफ ही कम है उसकी।
तो पहले से भी इनको सब्सिडी मिल रही थी, अनुदान मिल रहा था राजस्थान सरकार की तरफ से। तो पिछले साल तक या अभी तक जब तक ये लागू नहीं हुए 100 यूनिट 50 यूनिट फ्री थे, तो उसके हिसाब से भी चल रहा था। पर उस समय जो व्यवस्था थी और अब जो व्यवस्था में अंतर है वो ये है कि उस समय तो हमें जो राज्य सरकार का आदेश मिला उसके हिसाब से बिलिंग सॉफ्टवेयर में ही हमने डाल दिया कि 50 यूनिट से यदि कम खर्चा है उसका तो ऑटोमेटिकली उसका बिल ज़ीरो हो जाएगा। हमें उसकी रिक्वेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं थी, उसका रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। अब जो कहा गया है वो ये है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें वो कहते हैं कि नहीं साहब, उनका स्वाभिमान ये कहता है या वो चाहते हैं कि नहीं मुझे राहत की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो मेरा खर्चा जो 200 यूनिट से ऊपर है, तो पहले मुझे 750 रुपये का रिलीफ मिल ही रहा था, मैं ले ही रहा था। 300 यूनिट से ऊपर वाले भी ले रहे थे और 300 यूनिट के अंदर वाले भी ले रहे थे, और ऑटोमेटिकली जा रहा था क्योंकि किसी का ना रजिस्ट्रेशन था ना कोई रिक्वेस्ट थी। तो इस बार ये कहा गया है कि जो लोग अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे, रिक्वेस्ट डालने के लिए जो इसके महंगाई राहत के कैंप लगे हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है। तो जनाधार और जो बिल की कॉपी जिसमें के नंबर लिखा रहता है उससे वो रजिस्ट्रेशन करा देंगे। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा देंगे उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, 100 यूनिट फ्री का, 100 यूनिट बिल्कुल फ्री का, और 100 यूनिट और 200 यूनिट से ऊपर वालों को भी 100 यूनिट फ्री का। ये तीनों तरह के लाभ उन्हीं को मिल पाएंगे। इसमें भी एक चीज़ और है कि जनाधार कार्ड एक यदि है और कनेक्शन उस जनाधार कार्ड के ऊपर जिन आदमियों के कनेक्शन है 2 या 3 हैं, मान लीजिए उसका एक कनेक्शन आगे लगा है, एक ऊपर के लगा है, एक बगल के मकान में लगा है, पर फैमिली वही है, तो उसको एक ही जगह राहत मिलेगी, सब जगह नहीं मिलेगी। ये आपने साफ साफ बता दिया करना क्या है। एक लगातार ये सवाल हो रहा है कि कर्नाटक की बिजली की तुलना की जाती है, हिमाचल की बिजली की तुलना की जाती है, छत्तीसगढ़ की बात की जाती है, राजस्थान की बात होती है। क्या उनका कहना है लोगों का जो विशेषज्ञ हैं कि यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन है उसकी लागत जो है बहुत कम है, लेकिन बिजली बहुत महंगी मिल रही है। इस पर क्या कहना सर आपका? देखो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। आपने तो कह दिया कि कर्नाटक के मुकाबले यहाँ बिजली सस्ती है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली राजस्थान में बनती है। उसका कारण क्या है? कारण ये है उसका कि बिजली काहे से बन रही है, या तो पानी से बन रही है या कोयले से बन रही है। तो कोयले के लिए मेरे पास में कोई आसपास में यानी 400-500 किलोमीटर तक भी मेरे पास में कोई माइन नहीं है। तो जहाँ माइन है वहाँ से कोयला पहले खदान होगा और खदान से उठेगा, माइनिंग होगी, साफ़ होगा, फिर लोड होगा वैगन्स में और रेलवे ट्रैक पर चल कर के वो मेरे पावर हाउसेज में पहुँचेगा। तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी देना है, मुझे माइनिंग का पैसा भी देना है, वहाँ से ला कर के यहाँ तक जो कोयला बीच में छीजत हो जाएगा वो भी मेरे को भुगतना है। तो सबसे महंगी जो है बिजली बनाने की जो रेट है वो मेरे यहाँ पड़ती है। पानी मेरे यहाँ है नहीं, छोटे से पावर हाउस 2, एक राणा प्रताप सागर और एक जवाहर सागर है, और बांसवाड़ा में एक छोटा सा पावर हाउस है। उनकी जो बिजली है वो तो टोटल मिलाकर के भी 5% नहीं है मेरे रिक्वायरमेंट की। तो जबकि पंजाब में चले जाइए आप, तो पंजाब में तो वहाँ भाखड़ा नागल डैम है, हिमाचल की बाउंड्री पे है, सीधे पंजाब को बिजली वहाँ मिलती है, डिस्टेंस बहुत कम है। एमपी में चले जाइए या छत्तीसगढ़ में चले जाइए, माइंस वहाँ हैं, बिहार में माइंस हैं, उड़ीसा में माइंस हैं। तो जहाँ भी माइंस हैं वहाँ पे तो बिजली पहले से ही सस्ती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नेग्लिजिबल है हमारे मुकाबले। तो हमें जो बिजली बन करके जो पर यूनिट पड़ती है वो बहुत महंगी पड़ती है। फिर उसके बाद में जो पावर प्लांट लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस की दरकार भी है। तो हमारे यहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट का पैसा इतना कम लगता है, जो टोटल बिजली की कीमत है उसमें मेरी तनख्वाह का पैसा दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत कम है, मेंटेनेंस का पैसा भी बहुत कम है। परंतु जो बिजली के लिए फ्यूल चाहिए, जिसका हम फ्यूल कहेंगे, कोयला जो वहाँ से लेकर के यहाँ तक आते हैं, सबसे ज़्यादा तो कोयले की मारामारी है, और अब कोयला भी नहीं मिल रहा है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम और है, ये भी मैं लगे हाथों बता दूँ, आप पूछोगे अभी। नहीं, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। कहा जा रहा है कि जो डेटा जो सामने आ रहे हैं उसमें ये बात सामने आती है कि सोलर ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, उसका दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सोलर पावर प्लांट जो लगाए जाते हैं ना, उसका एक तरीका है, उसकी एक पॉलिसी है और एमएनआरई के गाइडलाइंस हैं।
तो उनमें हमें सोलर लगाने के लिए प्रमोट किया गया कि आप कुसुम में, अभी जब ये मोदी जी की सरकार आई तो ये रखा गया कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत आप सोलर लगाएंगे और सोलर से जनरेट होने वाली बिजली खुद भी काम में लेंगे और किसानों को भी देंगे। ये किसानों के उत्थान की योजना थी, इसका नाम ही कुसुम है। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई। उसका कारण ये रहा क्योंकि राजस्थान में किसानों को पर कनेक्शन पहले से ही हम उनको 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे थे। रेट भी उनकी 90 पैसे रखी है, जबकि रेट 5 रुपये 55 पैसे है। जो रेगुलेटर हमें रेट देता है वो 5 रुपये 55 पैसे हैं। हमारे खाते में, डिस्कॉम के खाते में 5 रुपये 55 पैसे ही आते हैं। किसान 90 पैसे देता है, बाकी 4 रुपये 65 पैसे सरकार देती है। तो किसान के लिए ये योजना उत्साहवर्धक इसलिए नहीं रही कि उसको तो पहले ही करीब करीब बिजली फ्री है। अभी भी 15 हॉर्स पावर तक की बिजली फ्री है। अभी 2000 यूनिट तक के बिल सब माफ़ कर दिए। तो 15 से 18 हॉर्स पावर तक के कनेक्शन वाला क्यों अपने यहाँ सोलर लगाने के लिए 30% कॉस्ट देगा, जो उसमें कुसुम योजना में थी। तो वो वाली बिजली हमारी कम जनरेट हुई, आ ही नहीं पाए पावर प्लांट। कुछ अभी आ रहे हैं, वो दूसरी स्कीम में आ रहे हैं। दूसरे क्या है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में, यदि राजस्थान प्रदेश को देखा जाए तो इंसोलेशन कहते हैं, जिसमें सौर क्षमता समझ लीजिए कि वो वहाँ पर स्क्वायर मीटर यदि मैं देखता हूँ तो सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो टोटल मिला करके हम इसको 24% तक मानते हैं, जबकि और है भी। जबकि दूसरी स्टेट में, गुजरात में चले जाएं बगल में, तो गुजरात में 18 से 21% के बीच में ही रह गया, और दूसरी स्टेट में जाएं तो 18% से ज़्यादा नहीं है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो भी आदमी अपना प्लांट लगाना चाहता है प्राइवेट बिजली बेचने के लिए, वो ये देखेगा कि मेरी कम लागत में कहाँ उत्पादन ज़्यादा है, तो वो राजस्थान सबसे ज़्यादा उसको सूट करता है। तो वो सब लोग राजस्थान में आ रहे हैं, राजस्थान में लगा रहे हैं। आज की डेट में करीब 18,000 मेगावाट बाहर के लोगों ने पिछले 3 साल में प्लांट लगा दिए और जनरेट कर रहे हैं। इसका तरीका ये है कि जनरेट करने से पहले उनको एक पीपीए करना पड़ता है कि बिजली बेचेंगे किसको। जब बिजली बेचने का पीपीए वो बताएंगे, एमओयू बताएंगे, फिर पीपीए बताएंगे, तब उनको पावर प्लांट लगाने की अनुमति मिलेगी। देने वाले कौन हैं उसको? वो देने वाले हैं जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जो कि राजस्थान को बिजली नहीं बेचेंगे। वो लोग तो सीईआरसी से परमिशन लेंगे, रेट अपनी कराएंगे तय, और पीपीए अपना करा लेंगे। राजस्थान में आकर के आरआरईसी हमारे यहाँ एक संस्था है, तो वो वहाँ संस्था में रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि साहब मैं पावर प्लांट लगाना चाहता हूँ, उसकी कैपेसिटी इतनी होगी और मैं डिस्कॉम को दूंगा या बाहर बेचूंगा, ये वो डिक्लेयर करेगा। तो उसको परमिशन मिल जाएगी। उस परमिशन के आधार पर उसको लैंड का अलॉटमेंट होगा, या वो लैंड खुद ही प्राइवेटली ख़रीद ले या 25 साल की लीज़ पर ले ले, वो ले सकता है किसान से। पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, अब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान सरकार ने कहा जो भी पावर प्लांट लगाना चाहे, चाहे राजस्थान के लिए या राजस्थान से बाहर बिजली ले जाने के लिए, वो स्वतंत्र है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ कराएगा और वो अपना पावर प्लांट लगा ले। पावर प्लांट लगाने के बाद में वो बिजली डिस्कॉम से यदि पीपी है तो डिस्कॉम को देगा, बाहर से तो बाहर। जो 17-18 हज़ार मेगावाट में बता रहा हूँ, इसमें डिस्कॉम को बिजली अभी कोई नहीं आ रही है। जो हमारे पावर प्लांट जो लगे हुए हैं सोलर, ये जो बना रहे हैं ये दूसरे को बेच रहे हैं, ये अभी ये राजस्थान को नहीं दे रहे हैं, डिस्कॉम को नहीं दे रहे हैं, वो अभी ज़्यादातर बाहर जा रही है उसमें। और अभी उनमें हमारे यहाँ कुछ पीपीए हुए हैं जिनसे उनके अंदर जो करीब 1100 मेगावाट का पावर प्लांट है, उसमें से बिजली अभी हमें मिलेगी। हमने पीपीए किया है, जैसे ही चालू हो जाएंगी उनसे मिलने लगेगी। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो है हमें मीट आउट करने के लिए करीब 4 से 5 हज़ार मेगावाट बिजली अभी और चाहिए सोलर की, यदि हम सोलर लेना चाहते हैं तो उसमें से करीब 3400 मेगावाट तो अभी हमें मिल रही है। 4-1 हज़ार मेगावाट और मिल जाएगी। सैंक्शन भी हो चुकी है, पावर प्लांट लगाने वाले भी आ चुके हैं, परंतु वो उनकी जो जीएसटी और कस्टम ड्यूटी बढ़ी, उसकी वजह से वो पीछे चले गए। उन्होंने कहा साहब हमारी रेट बढ़ाओ, क्योंकि हमने जब उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, वो सेकी ने किया, वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने टेंडर किए थे, तो उसमें जो रेट आई थी उस रेट पे हमने पीपीए कर लिए कि ठीक है आप लगा दीजिए, हम आपसे बिजली लेंगे, पैसे देंगे आपको। परंतु वो कह रहे हैं हमने जो टेंडर दिया था सेकी को,
उस समय रेट हमने कम दी थी उस समय की जीएसटी और कस्टम ड्यूटी के हिसाब से। अब जीएसटी भी बढ़ गई, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ गई, तो रेट बढ़ाओ। तो वो डिस्प्यूट चल रहा है, वो शायद रिजॉल्व हो जाएगा, तो उनके पावर प्लांट लग जाएंगे। वो करीब 2500 मेगावाट है, उससे आ जाएगी। और हमारे खुद के भी टेंडर किए हुए हैं, उनमें भी टेंडर में अच्छा रिस्पॉन्स है, उससे भी आ जाएगी। तो हम इनसे भी कर रहे हैं। अब कोशिश ये भी होगी कि जो लोग बाहर वाले जो जनरेटर आ रहे हैं बिजली लगाने वाले, और बिजली लगा करके बाहर ले जाने वाले, ना तो वो जनरेटर डेवलपर यहाँ के हैं, ना वो बिजली यहाँ बेच रहे हैं, तो उनसे भी बात की जाएगी कि हम यदि औरों से लगवाएंगे तो आपसे ही लगवा लेते हैं, आप जो लगा रहे हो कुछ बिजली हमें भी दे दो। तो एनटीपीसी खास तौर से ज़्यादातर तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो अंडरटेकिंग है। उससे क्या यहाँ पर बिजली और सस्ती होगी क्या कुछ, अगर ये चीज़ें इन फ्यूचर बढ़िया होती हैं? सस्ती तो मैं नहीं कह सकता, पर महंगी नहीं होगी। जैसे अभी हर साल रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ेगा नहीं? मेरी उम्मीद ये है कि बढ़ेगा नहीं। यदि उसकी बंडलिंग शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा। आपको यहाँ एक बात मैं बता देता हूँ, जो मैं अभी पहले से कह रहा था, आपने पूछा नहीं, मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, कि ये फ्यूल सरचार्ज नाम की एक चीज़ है जिसकी चर्चा आप लोग बहुत करते हो, और वो पब्लिक की समझ में आती नहीं है, और बहुत कम लोग ही इसको समझ पाते हैं। तो ये क्या है फ्यूल सरचार्ज? तो फ्यूल सरचार्ज जो है, ये बिजली की उत्पादन की जो पर यूनिट रेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। होता ये है कि कोई भी पावर जनरेटर जो है, यदि वो राजस्थान से बाहर का है, तो वो जनरेटर जो है CERC से अपनी रेट तय कराता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहाँ से वो रेट तय कराता है कि ये मेरा पावर प्लांट है, इससे मैं कितनी रेट पे मैं बिजली बेचूं। वहाँ से रेट तय हो जाएगी, उस रेट पे ही मेरे को बिजली मिलेगी, वही मुझे ख़रीदनी पड़ेगी। यदि मैं उनसे बिजली लेना चाहता हूँ तो मैंने उनसे PPA किया है। तो राजस्थान के अंदर मेरा राजस्थान स्टेट रेगुलेटरी कमीशन है, मुझे वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो जनरेटर के लिए वो रेट तय कर देते हैं कि यदि आप डिस्कॉम को बिजली बेचोगे तो X रेट पे बेचोगे, इससे ज़्यादा नहीं बेचोगे। पर ये इसको रेट तय करते समय ये देखा जाता है कि उनके ओवरहेड खर्चे क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे क्या हैं, कोल माइनिंग के खर्चे क्या हैं, कोल की कॉस्ट क्या है, उनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या है, ये सब चीज़ें शामिल करके वो रेट तय करता है। रेट तय जैसे अभी इस साल के लिए कर दी उन्होंने, ऑलरेडी कर दी तय, तो जो कि इस अप्रैल से लागू हो गई। परंतु जब अप्रैल में कोयला आया तो वो बजाय मान लीजिए एक सैंपल के तौर पे वो X रुपये में आना चाहिए था, X रुपीज़ पर टन आना चाहिए था, पर कोयला वहाँ से आया ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद में X + B A कुछ भी आया, तो रेट बढ़ गई। तो जब उसका बिल आएगा, अप्रैल में जो कोयला आया उसका बिल मई में देगा वो जनरेटर मेरे को, तो मई में वो बढ़े हुए पैसे से देगा। मैंने जो अपने रेगुलेटर से रेट तय करा रखी है वो उसी आधार पर करा रखी है जिससे उन्होंने जनरेटर ने कराई थी। तो अब जो डिफरेंस है ये कहाँ जाएगा? तो डिफरेंस को उन्होंने फ्यूल सरचार्ज का नाम दिया है, और ये रेगुलेटर ने कहा है कि जब भी इस तरह का बिल आए तब आप उसको तिमाही बिल दे करके वो पैसे की वसूली कर लो। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शंस आ गए, रूल्स बन गए, और उसमें ये हो गया कि मंथली होगा। ये इस महीने में बिल आपका बढ़ के आया है तो इसी महीने आप पैसे ले लीजिए। तो वो ये जो फ्यूल सरचार्ज है ये इसी का नतीजा है। अब ये फ्यूल सरचार्ज इतना कभी अभी जैसे अभी 45 पैसे पर यूनिट आ गया, कभी 50 आ गया, कभी 5 पैसे ही आएगा। इसका कारण ये है कि जो उस क्वार्टर में या उस महीने में जो मुझे महंगी बिजली लेनी पड़ी या महंगा कोयला लेना पड़ा, उसकी रेट क्या थी, तो वो उस रेट से वो आपस में लिंक होगा। ज़रूरी नहीं है कि इस महीने में 45 पैसे लगें तो अगले महीने में 45 ही लगें, हो सकता है 5 ही लगें। वो बिल आएगा तब पता लगेगा कि वो कितने का आया है बिल। तो ये भी एक कारण है इसका। अब सर एक सवाल और कर लेते हैं, मेरी आपसे चर्चा एक दिन भी हुई थी कि इंटर डिस्कॉम वाले जो है कुछ आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रांसफ़र नीति बनी, चूँकि आप ऊर्जा सलाहकार हैं, अभी आप इंटेक भवन में गए थे तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने आपका भी नाम लिया, वहाँ पर कहा, बहुत बढ़िया बातें बताई। वहाँ पे कुछ लोग मिले भी थे, उनसे क्या लग रहा है, कुछ उनकी ट्रांसफ़र नीति के लिए कुछ चल रही? देखो ये डिमांड आज की नहीं है। ये सरकार पहले थी, जब भी थी ये डिमांड, और बीजेपी की सरकार में भी डिमांड थी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि तीनों कंपनी की एंटिटी अपनी अलग अलग है। तो कंपनी एक्ट में आदमी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। डेपुटेशन पे तो लेते रहे हैं, परंतु ट्रांसफ़र संभव नहीं है।
अब ट्रांसफ़र यदि कराना है तो कोई पॉलिसी बनेगी और पॉलिसी बन करके कैबिनेट अप्रूव करेगी, तब जा कर के फिर वो अमल में आ सकेगा। वो कोई संभावना है? दूसरा क्या है, दूसरा क्या है मैं बताता हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, वो ये है कि इस इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र में जो ज़्यादातर ट्रांसफ़र के फ़ायदा जिनको होना है वो जयपुर डिस्कॉम में जिनके घर हैं, जयपुर डिस्कॉम के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जिनके घर हैं और उनकी पोस्टिंग जोधपुर में, या उन्होंने अपॉइंटमेंट उन्होंने जोधपुर में ले लिया या अजमेर में ले लिया, ज़्यादातर तो जोधपुर वाले हैं, उन्हीं को फ़ायदा होगा। इसकी नीति जो बनाई थी हमने, पर वो हमने भेज भी दी, वो अप्रूव अभी नहीं हुई है। उसमें यह था कि वो म्यूचुअल बेसिस पर ट्रांसफ़र होंगे। जो आदमी यहाँ से जाना चाहता है उसके एवज में जो आना चाहता है वो दोनों लिख करके देंगे। वो समकक्ष, मतलब यदि वो टेक्निकल हेल्पर फर्स्ट है तो हेल्पर फर्स्ट, वहाँ से भी हेल्पर फर्स्ट आना चाहिए। लाइनमैन है तो लाइनमैन आने जाने चाहिए। मतलब जो एक पद है उसी पद के ऊपर दोनों जगह आदमी स्थापित हैं, वही आपस में ट्रांसफ़र होंगे और वो अपने यहाँ पे उस समय जितने भी लोग उस कैडर में हैं उसमें सबसे नीचे चले जाएंगे। ये इस पे ये लोग सहमत भी थे, परंतु वो अभी हो नहीं पाया है और वो अभी कंसीडरेशन में है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई नहीं बता पा रहा है इनमें से, मैं उस दिन भी कह चुका हूँ मैं, कि कितने आदमी हो तुम, ऐसे आदमी हैं कितने से। यदि आप अभी वो तो कह रहे हैं हम 18-20 हज़ार आदमी हैं, 18-20 हज़ार आदमी का ट्रांसफ़र थोड़ी होंगे। तो जब ये अपन ये बात कहते हैं तो जो निर्णय लेने वाले हैं वो चौंक जाते हैं कि भाई इतने सारे आदमी की रिशफलिंग होगी क्या एक साथ। ऐसा नहीं होना है, मुश्किल से सैकड़ों में भी नहीं मिलेंगे आदमी आपको ये। उसका कारण भी ये है कि कुछ लोगों ने फार्म, जो रहने वाले तो यहाँ के थे, जयपुर डिस्कॉम एरिया में रहते थे, चाहे करौली के हों, दौसा के हों, ज़्यादातर इधर के हैं, अलवर के हैं, इसके जो पूर्वी राजस्थान कहते हैं उसके हैं वो। उन्होंने इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती रही हमेशा। जब 4-5 बार भर्ती हुई वहाँ कट ऑफ कम आती रही। जोधपुर में 2 अलग अलग होते थे पहले उनके अलग अलग इंटरव्यू भी अलग होते थे, अपॉइंटमेंट भी अलग होते थे, सीनियरिटी अलग बनती थी, जो अभी भी बन रही हैं। तो उस समय उन्होंने वहाँ पे कट ऑफ के वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं तो वहाँ पे लोगों के अपॉइंटमेंट हो गए। अब उनके घर यहाँ हैं, ये सही है कि माता पिता वृद्ध हैं या कोई दोनों में से एक नहीं रहा है, कोई बीमार है, तो वो सेवा करना चाहता है, अपने घर आना चाहता है। हर एक आदमी चाहता है, अच्छे से अच्छे जो ऑफिसर हैं वेल पेड हैं वो भी चाहते हैं कि अपने घर के आसपास रहें, तो ये भी चाहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। परंतु वहाँ से आने वाले तो बहुत हैं, यहाँ से जाने वाले कितने हैं। यदि एक संख्या मिल जाए ये कि साहब इतने आदमी हैं जो कि आपस में म्यूचुअल चाहते हैं, तो उसका एक ठोस प्रपोजल जो है द्वारा से कहा जाए। हो सकता है सरकार इस पर देखे कि भाई ज़्यादा लोग नहीं हैं, इतने से लोगों की वजह से ये, मतलब इतने से लोगों के लिए पॉलिसी बना दी जाए, हो जाएगी वो। फिर बाद में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, एक एक आदमी आता रहेगा जाता रहेगा, पता भी नहीं लगेगा। ये उसमें है। तो ये एक्चुअली पॉलिसी मैटर है, इसलिए इसमें कोई बहुत क्लियर कट ये कह देना कि ये हो ही जाएगा या नहीं हो सकेगा, ये दोनों बातें कहना संभव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ ऊर्जा सलाहकार, इन्होंने बताई सारी बातें, कैसे बिजली का उत्पादन हो रहा है, महंगी सस्ती सरकार की योजनाएं, और इन्होंने ट्रांसफ़र नीति पर भी अपनी बात साफ साफ बता दी है। एबीपी न्यूज़ के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।